दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है, बेरोजगारी और बढ़ने वाली है और देश की आर्थिक व्यवस्था भी। लेकिन मोदी सरकार इसलिए खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए खुश है कि अर्थव्यवस्था की दौड़ में ब्रिटेन को पछाड़ दिया। पर क्या यह हकीकत है? क्या सचमुच भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा है या ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाने के कारण पिछड़ गया? दोनों ही सवाल अपनी जगह है, लेकिन इस देश का आम जनमानस महंगाई से लगातार त्रस्त है और सरकार बेरोजगारी पैदा कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल ही हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3000 से अधिक पद खत्म कर दिए गए, यानी जहां निजी सुरक्षा गार्ड लगेंगे। इसी तरीके का खेल पूरे देश में चल रहा है। बहुत, चाहे रेलवे स्टेशन हो या दूसरे बहुत सारे जगह हो जहां सरकारी नौकरी थी, उसे खत्म किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की 28-30 कंपनियां बेच दी गई हैं और बाकी बेचने की तैयारी की जा रही है। घाटे में दिखाया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है। महंगाई पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। इसके बाद भी मोदी सरकार 2024 का चुनाव जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। आज भी भाजपा को 91-92 करोड़ वोटरों में से मात्र 22-23 करोड़ वोट मिलते हैं और वह सरकार बना चुकी है 2014 में भी और 19 में भी। विपक्ष भाजपा की इस नीति को लेकर हमलावर है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है 7 तारीख से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा कहां लेके जाएगी कांग्रेस को, यह कहना मुश्किल है। और कांग्रेस जो विश्वास खो चुकी है उसे कैसे हासिल करेगी, यह भी देखना होगा। उधर एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता कायम करने के लिए विपक्ष यानी क्षेत्रीय दलों के दूसरे नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा की कड़ी में वे दिल्ली पहुंचे। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या वह संभव है? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस से विपक्ष या क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है और ऐसे राज्यों में किस तरीके से संतुलन बनाया जाएगा एकता की, यह भी कठिन सवाल है। और उधर प्रधानमंत्री के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में चेहरा बताया जा रहा है। शरद पवार का अपना गणित है, वे भी प्रधानमंत्री बनने को इच्छुक है। उधर ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर, खुद नीतीश कुमार और भी बहुत से चेहरे हैं, बहुत से नाम क्षेत्रीय दलों के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। ठीक है, उनके बीच एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यह तय किया जा सकता है कि जिनकी सीट सबसे ज्यादा होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरीके से 2024 का चुनाव क्षेत्रीय दल यूनिट होकर, एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को अलग रखकर कोई राजनीति या चुनाव जीता जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के जो वोट हैं उतने वोट तमाम क्षेत्रीय दल मिलकर भी नहीं पाते हैं। 2014 या 19 के चुनाव परिणाम को देखें
तो भाजपा 22-23 करोड़ वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, तो कांग्रेस भी 11-12 करोड़ वोट हासिल की है। क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है किसी से छिपा नहीं हुआ, अपने अपने राज्यों में वोट पाती है, लेकिन तमाम क्षेत्रीय दलों को मिला लें तो भी वह कांग्रेस को मिलने वाले 11-12 करोड़ के आसपास नहीं पहुंचती। ऐसे में क्या कांग्रेस को छोड़कर कोई गठबंधन सफल हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस भी यह बात जानने लगी है कि भाजपा से ज्यादा राज्यों में उसकी लड़ाई क्षेत्रीय दलों से है, उसको जो नुकसान हो रहा है वह क्षेत्रीय दलों के कारण है। ऐसे में किस तरीके से 2024 का गठबंधन बनेगा यह अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अपने वजूद को वापस पाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि झूठ, नफरत और अफवाह के दौर में इस तरह की यात्रा बहुत सारे दलों को निकालना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग विशेष को आप किनारे कर कर इस देश का विकास नहीं कर सकते। ऐसे में नफरत के सहारे जिस तरीके से जगह जगह मारपीट, हत्या, खून खराबा, हंगामा, बलवा हो रहा है, उसे रोकना भी जरूरी है। तब सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से यदि कांग्रेस ने संवाद कायम करने में सफलता हासिल कर ली, तब भी चुनाव में वह किस तरीके से सत्ता तक पहुंच पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है 2024 के पहले विधानसभा का जो जिन राज्यों में चुनाव होना है उसे लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। गुजरात में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए हैं। हिमाचल में भी यही स्थिति है और दूसरे राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी के लोग तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे बात बनेगी? सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए या भाजपा के खिलाफ, ये विपक्ष को सोचना होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन चरम पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर जबरदस्त ढंग से अनियमित कर्मचारी सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भीख मांग रहे हैं, काला पट्टा पहन रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने दूसरे तरह का भी आयोजन कर रहे हैं। वनकर्मी तो लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर है। कल भी 10 लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। आगे उनके आमरण अनशन की तैयारी है, इसकी रूपरेखा बन रही है, किस तरीके से आंदोलन को गति दी जाए। दूसरी तरफ राजधानी में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल फिर खुलेआम चाकूबाजी हुई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस फिल्मी स्टाइल से एक लड़के को माना बस्ती में घर से उठाया जाता है और दहशत फैलाने के लिए उसे चौक में ले जाकर 7-8 लड़के खुलेआम मारपीट करते हैं, चाकूबाजी करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। विजेंद्र मारकंडे की हत्या के बाद आसपास के लोगों में बेहद आक्रोश हुआ और हाईवे तक 3 घंटे जाम रहा। लगातार चाकूबाजी की घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह अलग बात है कि घटना के बाद वह अपराधी तक पहुंच जा रही है, लेकिन क्या पुलिस का डर अपराधियों में खत्म हो गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरीके से खुलेआम अपराध हो रहे हैं वह साबित करता है कि थाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। थाने के लोग कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे राजनीतिक कारण हो
चाहे उसके आर्थिक कारण हो। यह सरकार को भी अब सोचना और देखना होगा कि राजधानी में अपराध कैसे घटे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।